Good evening to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is Aptitude 6 and today is 6th of May 2020. So hope so you are ready for evaluation about your preparation on today's aptitude test. Right. So the first question of today's aptitude test is in front of you. ओके क्लियरली देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज कोलेबोरेटेड विच विद बॉलीवुड ऑन आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट में बॉलीवुड के साथ सहयोग दिया है? ऑप्शन नंबर 1 फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी गूगल, ऑप्शन नंबर सी एप्पल एंड ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इन चार में से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सी कंपनी है जिसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट में बॉलीवुड के साथ सहयोग दिया है। जल्दी से सोच लीजिए। ओके आपको केवल 5 सेकंड मिलेंगे। 1 2 3 4 5। ओके होप सो बहुत सारे लोगों के सही आंसर आने वाले हैं और इसका सही आंसर है फेसबुक। याद रखेंगे फेसबुक ने आई फॉर इंडिया इंडिया के साथ में इंडिया के बॉलीवुड के साथ में मिलकर एक कॉन्सर्ट किया था, जिसमें अगर मैं बात करूं तो शाहरुख खान, आमिर खान, AR रहमान जैसे बड़े बड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इस सारा का सारा कॉन्सर्ट का मेन पर्पज क्या था कि कोरोना से पीड़ित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाए। इससे जो फंड क्या होगा कलेक्ट होगा वो कोरोना से पीड़ित लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ए फेसबुक ने किया था, याद रखेंगे हम। और इससे अभी तक का जो फंड का टोटल कलेक्शन हुआ है वो 50 करोड़ हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट किया है जो सारे के सारे बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स के द्वारा, और जिसमें जो कंपनी ने साथ दिया है वो फेसबुक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज देखते हैं। ओके सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ राइट। Who among the following Indian journalists have or has been honored with the Pulitzer Prize 2020 in the field of feature photography? निम्नलिखित में से किस भारतीय को पत्रकार फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 डार यासीन, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार खान, ऑप्शन नंबर सी चन्नी आनंद एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ए सभी जल्दी से बताना है। पुलित्जर प्राइज 2020 मतलब पुलित्जर अवार्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा पुलित्जर अवार्ड कहां मिलता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले आपका आंसर सुनूंगा। बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 डार यासीन, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार खान, ऑप्शन नंबर सी चन्नी आनंद और ऑप्शन नंबर डी ए सभी। होप सो शायद सभी लोगों ने अगर थोड़ा भी टीवी और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत फेमस ये पुरस्कार है जो हर साल किसी न किसी को दिया जाता है। देखिएगा इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ए सभी मतलब डार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान तीनों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे क्यों सम्मानित किया गया है। आर्टिकल 370 के जब रिमूवल हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को हटाया था जम्मू कश्मीर से, तो उसके दौरान जो वहां पर कंडीशंस आई थी, सर्कमस्टेंसेस हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जम्मू कश्मीर पत्रकार एसोसिएशन के तीनों के तीनों जो आपके जर्नलिस्ट हैं डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, जिन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफी के द्वारा वहां के सर्कमस्टेंसेस को दिखाया था, इसी फीचर फोटोग्राफी को देखते हुए आपको पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर प्राइज 2020 आप अगर बात करें तो पुलित्जर प्राइज बेसिकली मिलता कहां पर है, तो पुलित्जर प्राइज आप लोगों ने जो अधिकतर पढ़ा होगा वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा पुलित्जर प्राइज को पत्रकारिता के साथ 21 अलग अलग भागों में भी दिया जा सकता है, पत्रकारिता से संबंधित विभागों में, जिसमें एक उसमें फीचर फोटोग्राफी भी एक उसमें विभाग आता है। तो याद रखेंगे पुलित्जर अवार्ड किससे रिलेटिंग है? पत्रकारिता से।
और पत्रकारिता में कितने विभागों में दिया जा सकता है? 21 विभागों में दिया जा सकता है। और साथ में याद रखना है, ये पुलित्जर अवार्ड कौन से कंट्री में देता है, इसका मतलब ओरिजिन कंट्री कौन है, इसका फाउंडेशन कहां पे हुआ है, याद रखना है इसको किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका ने इसको स्टार्ट किया था। और कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? 1917 में पुलित्जर पुरस्कार को देना आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे माइंड में फीचर्स आपको याद रखना है विद रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, राइट? So now we will proceed to question number 3, and that is also relating with the current affairs and the general science, right? So the question number 3 is in front of you. Okay, so very nice question, and one more from the general science. Where is situated the largest refinery of India? भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? रिफाइनरी समझते होंगे ना, रिफाइनरी क्या होता है? रिफाइंड ऑयल बात नहीं हो रही है, रिफाइनरी हो रही है। ओके, आपको पता होगा ये रिफाइनरी होता क्या है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। आपको बतानी है भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात, कर्नाटका। सोच लीजिए जल्दी से, ओनली 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। Okay, time's up now, and your answer will be, I hope so, most of the students will give the right answer, and the most answers will be the same answers, right? So the right answer it is गुजरात। याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात में है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा जो हम लोग ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल्स मंगाते हैं गल्फ कंट्रीज से, चाहे वो हमारा ईरान हो, चाहे वो हमारा इराक हो, या सऊदी अरब, या फिर दुबई, तो वहां से आने के बाद वो इंडिया में हम लोग रिफाइनरीज में उसको क्या करते हैं? रिफाइन किया जाता है उस ऑयल को, जिसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम एंड पैराफिन में डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो उसकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। याद रखेंगे सभी लोग। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है हिंदी का। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन आज आपके सामने। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। इसमें से आपको बताना है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग ना लगा हुआ हो। आपके ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर 1 सुयोग, ऑप्शन नंबर बी सुरेश, ऑप्शन नंबर सी विदेश, एंड ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें से आपको बताना है वो कौन सा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सुयोग, ऑप्शन नंबर बी सुरेश, ऑप्शन नंबर सी विदेश, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक। ओके, 5 सेकंड का टाइम देंगे आपको। 1 2 3 4 5। ओके, इसका सही आंसर आपके सामने है सुरेश। अब आप बोलेंगे सर सुरेश क्यों आंसर है? इसका आंसर आप लोग जानते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या अर्थ बदलने का प्रयास करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इस सारे के सारे अगर हम याद रखें तो ये अव्ययी शब्द होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सुयोग हिंदी में जो आपके क्या है, जितने भी आपके उपसर्ग हैं वो भी फिक्स है, संस्कृत में भी हैं जो आपके फिक्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान देखें तो सुयोग में सु उपसर्ग लगा हुआ है, विदेश में बी उपसर्ग लगा हुआ है, अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है। ये सारे के सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। लेकिन सुरेश को जब अगर हम विच्छेद करें तो ये बनता है सुर प्लस ईस, जबकि सुर कोई भी क्या नहीं होता, उपसर्ग नहीं होता। ओके, इसीलिए सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। चलेगा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और एक और हिंदी का क्वेश्चन, और होप सो आप लोग आंसर करेंगे इसको भी। समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आपको बताना है वो कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, एंड ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। आपको बताना है उस समास का नाम, चूज करना है वो ऑप्शन जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, एंड ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। ओके, केवल 5 सेकेंड।
1 2 3 4 5। ओके, टाइम्स अप। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने माइंड में जरूर सोच लें, क्योंकि ये तो मैं आंसर्स तो बता ही रहा हूं, लेकिन आपका एवेल्यूएशन तभी होगा जब आपके ज्यादा से ज्यादा आंसर्स जो आप दे रहे हैं, सोच रहे हैं, वही आपके मैच हो जाएं। राइट। तो इसमें आपका जो सही आंसर है इसका, वो है आपका बहुब्रीहि समास। याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि आप बहुब्रीहि समास का जानते हैं, उसमें एक दिए गए समासिक पद का जब हम अर्थ निकालते हैं तो एक तीसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास का अगर आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, अन्य पद प्रधानो इति बहुब्रीहि, मतलब अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। द्विगु समास में याद है सभी लोगों को, प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। याद रखेंगे, वो समानार्थक शब्द होते हैं, वो विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं। एंड कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें प्रथम शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द उसका संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो आप याद रखेंगे यहां पर, इसमें से चारों के चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, एक अन्य पद प्रधान होता है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर एवेल्यूएशन फॉर योर इंग्लिश। राइट, चलेगा। तो इंग्लिश पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं और होप सो आप लोग इंग्लिश पोर्शन को बहुत अच्छे से करने वाले हो। अधिकतर बच्चों के इंग्लिश पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है, मुझे लगता है, जिस तरीके से आप लोग करते होंगे, और लेकिन आप यहां पर अच्छा करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड वी लिटिल, BELITTLE। आपको बताना है इसमें बी लिटिल का अपोजिट कौन सा है। तो अपोजिट आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेंड, ऑप्शन नंबर बी प्रोहिबिट, ऑप्शन नंबर सी इनफ्लेट एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सटॉल। जल्दी से एक बार मैं दोबारा से रीड कर दे रहा हूं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड बी लिटिल। ओके, बी लिटिल का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेंड, ऑप्शन नंबर बी प्रोहिबिट, ऑप्शन नंबर सी इनफ्लेट एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सटॉल। ओके, अगेन आपको 5 सेकेंड्स देंगे। 1 2 3 4 5। जल्दी से बताइएगा। सोच लिया आप लोगों ने? होप सो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के जो आंसर्स आ रहे हैं वो मैच कर रहे होंगे सही आंसर के द्वारा। यही आपका एवेल्यूएशन है एक केवल 20 मिनट्स में। राइट, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी एक्सटॉल है। अब एक्सटॉल क्या है समझ लीजिए, क्योंकि बी लिटिल का सबसे पहले हमें मीनिंग समझना होगा। बी लिटिल का मतलब होता है कम करना, कम करना। समझ में बात आ रहा है? कम करना। अब कम करने का मीनिंग हो सकता है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश आपकी ऐसी लैंग्वेज नहीं है बिल्कुल पर्टिकुलर आपका जो मीनिंग हो उसी को ही केवल क्या करे, डिफाइन करे। एक्सपेंड का मीनिंग समझिए। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को फैला देना। ओके, प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई जगह पर लिखा रहता है कि दिस इज प्रोहिबिटेड हियर टू डू सच अ थिंग। राइट, मतलब इसका प्रोहिबिट का मतलब क्या है? यहाँ पे मनाही है। मनाही मतलब क्या है? मना करना। इनफ्लेट, इनफ्लेट पढ़ा होगा आपने, इन्फ्लेशन शब्द में कहां पर? बैंकिंग में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन्फ्लेशन, उसी से लिया गया है। अवमूल्यन होता है इसका मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना। हम लोग अपनी बातों में बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसको भी हम इन्फ्लेट बोल सकते हैं। और एक लास्ट मीनिंग है एक्सटोल। एक्सटोल का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, किसी का ज्यादा से ज्यादा खुशी को बढ़ाना। तो आप सोचिए, कम करना, बढ़ाना। समझ में आ रहा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड आपके सामने आ पा रहा है कि मतलब कम करने का, बढ़ाना। किसी की मतलब बुराई करना, मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो यहां पर बी लिटिल का जो एप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड यूज करेंगे आप लोग, वो कौन सा होगा? एक्सटॉल होगा। याद रखिएगा। और अगर अभी भी आपका रॉन्ग हो गया तो आज से याद कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम में जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए तो वी लिटिल का अपोजिट याद रखना है। क्या होता है? एक्सटॉल होता है। क्या होता है? एक्सटॉल। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपका इंग्लिश पोर्शन को ही रिलेट करता है और इसमें आपको बताना है चूज द एरर इन द सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं,
किसी एक पार्ट में आपकी एरर है, उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है. एंड द सेंटेंस इज मोस्ट ऑफ यूपी is a fertile plain between which the river Ganga flows. Okay, what is the sentence? Most of UP is a fertile plain between which the river Ganga flows. Okay, you have to choose the error in the given parts. The option number 1, most of UP. Option number B is a fertile plain. Option number C, between which. And option number D, the river Ganga flows. तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन में एरर है. ओके, तो सोच लीजिए जल्दी से. एक बार मैं दोबारा से सेंटेंस को रीड कर दे रहा हूं. मोस्ट ऑफ यूपी इज अ फर्टाइल प्लेन बिटवीन विच द रिवर गंगा फ्लोज. ऑप्शन नंबर 1, मोस्ट ऑफ यूपी. ऑप्शन नंबर बी इज अ फर्टाइल प्लेन. ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन विच. एंड ऑप्शन नंबर डी, द रिवर गंगा फ्लोज. ओके, अगेन 5 सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, time's up now. Hope so most of the answers will match with the right answer. Okay, so the right answer here, the part of the sentence in which the error is still, this is between which. That means अगर हम इसको समझें थोड़ा सा, ठीक, क्यों between which आया, क्योंकि आपने कभी भी पढ़ा हुआ हो, अगर हमें कहीं पर बताना होता है, अगर इस सेंटेंस को पढ़ें, मोस्ट ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश अधिकतर, इज अ फर्टाइल प्लेन. फर्टाइल मतलब क्या होता है? उर्वरक है. प्लेन मतलब होता है समतल मैदान. अधिकतर उर्वरक समतल मैदान है. बिटवीन विच द रिवर गंगा फ्लोज. अब मतलब रिवर गंगा फ्लोज का मतलब हो गया कि गंगा नदी बहती है. बिटवीन विच मतलब के बीच में. अब याद रखना, बिटवीन का यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा. बिटवीन इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन बिटवीन. मतलब यहां पर मैं समझाता हूं, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात करने के लिए, या वो दो पर्सन हो, कि वो लोग केवल डेफिनेट दो पर्सन की बात हो रही हो, तब जाके आप बिटवीन का यूज करते हैं. लेकिन यहां पर तो आपको सोचना है, यहां पे तो पूरे की पूरी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और वो भी बहुत सारे पार्ट की बात हो रही, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज नहीं कर सकते. तो यहां पर हमें इस फर्टाइल प्लेन को इंडिकेट करने के लिए रिवर गंगा जहां पे फ्लो हो रही है, वहां पर बिटवीन विच का यूज रॉन्ग है. इसकी जगह पर यहां पर यूज होना चाहिए था थ्रो विच का. किसका? यहां पे मैं बता देता हूं आपको. थ्रो विच, THROUGH, थ्रो विच. इसका मतलब क्या है कि अधिकतर यूपी उर्वरक प्लेन है जहां से गंगा नदी बहती है. ओके, तो आपके ये 7 क्वेश्चंस के आपके आंसर्स, हमें लग रहा है कि आपके 7 के 7 लगभग सही होंगे. अधिकतर स्टूडेंट्स के या 1 या 2 रॉन्ग हुए हैं, तो शायद वो हम लोग कंटिन्यूसली इस टेस्ट को देंगे तो वो सही हो जाएगा. ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8. सो नाउ द पोर्शन इज स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. राइट, तो मैथमेटिक्स का टाइम है, और अब आप लोग बैठ जाइए अच्छे से और क्वेश्चन को पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है. द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 if the ratio of the first to second is 2:3 and that of the second to third is 5:8, then the second number is. अच्छा, मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूं. 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरे से तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रेशियो और प्रोपोर्शन से है, अनुपात और समानुपात से है. जल्दी से सोच लीजिए. 3 संख्याओं का योग 98 है. पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 का है, दूसरी से तीसरे का अनुपात 5:8 का है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए. राइट, सो द ऑप्शंस आर, द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव टू गिव इन, दैट इज 30. व्हाट इट इज? 30. ऑप्शन नंबर बी, इट इज 58. ऑप्शन नंबर सी 88 एंड ऑप्शन नंबर डी 20. राइट, तो जल्दी से बताइए आपका कौन सा सही आंसर होगा इसमें से. आपको मैं टाइम देता हूं 15 सेकेंड्स. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.
ओके, टाइम्स अप। इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आपको, इतने टाइम में आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। चलिएगा, जल्दी से बताइएगा। ओके, इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे पहले राइट आंसर इसका 30। अब ये 30 आया कैसे है? ओके, तो सोच लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए तीन संख्याएं हैं और तीनों का आपका सम टोटल दे रखा है आपको कितना, 98। तो मान लीजिए तीन संख्याओं में मैंने पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली और तीसरी संख्या सी मान ली। तीनों का सम टोटल कितना दे रखा है हमें, 98। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98 आ गया। अब लिखा है पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो आप देखिएगा ए रेशियो बी दिया है हमें 2:3, राइट। तो अगर हम जब भी रेशियो को हटाते हैं और उन दोनों की दोनों क्वांटिटीज को लिखते हैं तो हमेशा हमें पता है एक कोई भी वेरिएबल फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो यहां पर ए की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 2x, और बी की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 3x, राइट। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। अब यहां पर दूसरी कंडीशन भी दिया गया है, दूसरे से तीसरे का अनुपात, मतलब b रेशियो c दे रखा है हमें कितना, 5:8। अब हम यहां पर x यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है सेम अनुपात नहीं हुआ, बोला गया है। अनुपात हमेशा अलग अलग भी हो सकता है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 5y, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8y, राइट। लेकिन अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर b की वैल्यू 3x भी है और b की वैल्यू 5y भी है। इसका मतलब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल कर लेना चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू 5y। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, किसकी, y की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। जो भी आप वैल्यू निकालना चाहें किसी एक की वैल्यू को निकाल लीजिए, राइट। तो आप यहां से निकाल लीजिए y की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी आपकी, 3x अपॉन y की मल्टीप्लाई में 5 लिखा हुआ है तो 5 कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, राइट। आ गया ना समझ में। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू जो a b और c की आप कहां रख दीजिए, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो आपको 98 दिया गया है। और सारी की सारी इक्वेशन को या तो आप x में बदल लीजिए या फिर आप y में बदल लीजिए और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यू नो अबाउट टू सॉल्व the equation that is in the single variable. Okay, that is very easy and very convenient to solve, right? तो यहां पर हम देखते हैं a की वैल्यू को हम यहां पर रख दे रहे हैं 2x, राइट। b की वैल्यू भी हमें पता है x के टर्म में 3x रख दिया। लेकिन जो c की वैल्यू है वो हमें नहीं पता क्योंकि वो तो हमें 8y ही दिया है, राइट। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा काम करने वाला हूं। ओके, अब काम क्या करने वाले हैं आपको दिख रहा है साफ साफ। ओके, एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 2x ले लिया हमने, 3x का 3x ले लिया, यहां देखना 8 लिख दिया और y की जगह पे हम कितना रखना है, 3x इंटू 5, 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 98, राइट। अब इतना करा आपने तो आप इनका क्या लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में आ गई, x वेरिएबल में आ गई। तो आपको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब आप देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 5 इक्वल टू 98 ही है। यहां पर 1 से 5 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 5 2 जा कितना आएगा, 10x, वेरी नाइस, ये 10 आ गया। प्लस 1 से 5, 5 टाइम, 5 का 3 में मल्टीप्लाई बोलेगा, 5 3 जा 15x, राइट। ओके, 5 से 5 1 टाइम, 1 का 8 3 जा कितना होता है, 24। तो 24 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24x ही आएगा। तो आपके पास में कितना आ गया, 24 प्लस 15 प्लस 10 आपका कितना हो जाता है, जल्दी से बोलिए, 49x अपॉन 5 इज इक्वल टू 98, राइट। तो 49 से 98 कितने टाइम कट जाता है, 2 टाइम। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो कितना निकल के आ गया हमारा x की वैल्यू, 10 निकल आया। और आपको निकालना क्या था, दूसरा नंबर, मतलब सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 3x। तो 3 इंटू x मतलब 3 इंटू 10, दैट मीन्स द वैल्यू इज 30। समझ में आया। क्या किया हमने, पहले सबसे पहले तीनों की संख्याओं का सम टोटल दे रखा था तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98 कर दिया। फिर आपको पहली संख्या से दूसरी संख्या का रेशियो दिया था तो a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3। सो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3x। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया था 5:8, तो v रेशियो c इज इक्वल टू 5:8, तो v इज इक्वल टू 5y, c इज इक्वल टू 8y। हमने x क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप जानते हैं एक रेशियो केवल एक में ही वेरिएबल में हम ले सकते हैं। दूसरा रेशियो होगा दो अलग नंबर्स के बीच में, तो हमेशा हमें एक दूसरा वेरिएबल लेना होगा।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू 2x आ रही, b की वैल्यू लेकिन यहां पर दो जगह पर आ रही हैं, वो अलग अलग आ रही हैं। एक जगह पे 3x आ रहा है, एक जगह पे 5y आ रहा है। तो इस रिलेशन से आप x और y में कोई भी एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की, जो मैंने यहां पे किसकी निकाली, y की वैल्यू निकाल ली, राइट। और c की वैल्यू में पता ही चल रहा है 8y। इन तीनों की तीनों वैल्यू को कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 98 रखेंगे। सारे के सारे को x में कन्वर्ट कर लो और x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 10। तो हमारा जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा कितना था, 3x था। तो 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और होप सो आपका यहां पर याद रखेंगे आप लोग की क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सही करने जा रहे हैं। और कितने बच्चों का ये सही जाएगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5% ऑफ 25% ऑफ ₹1600 इज 5% का 25% का 1600 रुपए कितना होता है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से भी बताऊं, इन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते थे 1600 का 25% का 5%। ओके, ये शायद हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा का मीनिंग क्या होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ऑफ का मीनिंग क्या होता है, राइट। मैं यहां पर आंसर्स नहीं बताने वाला, आपका पहले एवेल्यूएशन करने वाला हूं, राइट। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25, ऑप्शन नंबर बी है आपका 20, ऑप्शन नंबर सी है आपका 17.50 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 5। ओके, तो सोच लीजिए जल्दी से कितना आपका आंसर आ रहा है। अगेन आपको 15 सेकेंड्स दूंगा मैं। ओके, सो होप सो आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपका इसका सही आंसर है 20। ओके, अब आप कहोगे सर 20 आ रहा है, देख लेते हैं। तो देखिएगा कितना सिंपल है, 5% है तो आपको पता है परसेंट का साइन हटाने पर हमें पता है 100 का क्या आता है, डिवाइड लग जाता है, ऑफ लगा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 25 लिखा हुआ है, परसेंट लगा है तो 25 अपॉन 100 करेंगे, इनटू कितना करेंगे 1600, राइट। तो 20 to 20 आपके क्या हो गया, कैंसिल आउट क्लियरली। 25 से कितने टाइम चला गया, 4 टाइम, 100 4 से 16 कितने टाइम चला गया, 4 टाइम, और 4 5 का कितना आ गया आपका 20। तो आपने देखा विद इन 5 सेकेंड मैंने सॉल्व कर लिया, वो भी आपको डिक्टेट करते हुए। केवल यहाँ पे जो रूल था ऑफ या फिर का लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और याद रखेंगे परसेंटेज का साइन हम हटाते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आता है आपका 100 आता है, याद रखिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे आपसे एक नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो वहां पे याद रखना है परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 का डिनोमिनेटर में आएगा, और साथ में का और ऑफ लिखा हुआ हो तो उसको हटाने पर मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। चलेगा, आज बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एंड होप सो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को का भी सही आंसर देंगे, राइट। इन द सीरीज 3, 9, 15 ... what will be the 21st term। श्रृंखला 3, 9, 15 ... में 21वां पद क्या होगा, आपको बताना है। what will be the 21st term of this series 3, 9, 15, राइट। सोच लीजिए जल्दी से। आंसर नंबर 1 है 123, आंसर नंबर बी है 97, एंड आंसर नंबर सी है 69 एंड आंसर नंबर डी है आपका 142। ओके, जल्दी से 15 सेकंड का टाइम आपको अगेन दे रहे हैं। ओके, तो सोच लिया आपने आपका सही आंसर, और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं सही आंसर है इसका 123। अब आप बोलोगे सर इतना तो टाइम लगेगा सर इसमें पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो करने के लिए। सबसे पहले तो याद रखना हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है आपका सीरीज का, जो आप लोगों ने अगर 10th स्टैंडर्ड में आपके में सीबीएसई बोर्ड चाहे आईसीएसई बोर्ड या फिर मैं बात कर लूं स्टेट बोर्ड, सभी में आपको पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स समांतर श्रेणी।
तो ये आपका सिंपल सा समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो 3,9,15 डॉट डॉट डॉट, तो आप जानते हो डी की वैल्यू मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर मैं बात करूं तो सार्वांतर का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, तो 9 से 6 जा रहा है तो यहां पर भी 6 आ रहा है, 15 से 9 जा रहा है तो यहां पर भी 6 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा है आपका, सेम है। तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपकी कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है। आप अगर हिंदी मीडियम में बात करूं तो जो सार्वांतर है, जब आपने दूसरे पद से प्रथम पद को क्या किया, माइनस किया, या तीसरे पद से दूसरे पद को आपने माइनस किया, तो जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये जो श्रेणी दी गई है, जो आपकी श्रृंखला दी गई है, वो आपकी कौन सी है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में n बा पद, याद रखेंगे दो फॉर्मूले दिए गए हैं nth टर्म के, nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लेकिन याद रखेंगे जब आपको ना तो फर्स्ट टर्म लिखा हो ना लास्ट टर्म लिखा हो इन द गिवन न्यूमेरिकल, तो हमेशा हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है वो फ्रॉम द स्टार्टिंग वाला ही लगाना होता है, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म वाला ही लगाना होता है। तो an का जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां पर अब कितना सिंपल हो गया, a का मतलब होता है इनिशियल टर्म, तो आपका a की वैल्यू आ गई यहां पर 3, d की वैल्यू आपको पता ही चल गई है कितनी है, 6 है, और n की वैल्यू आपको कौन सा टर्म निकालना है, 21 टर्म निकालना है। वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 21 माइनस 1, और d की वैल्यू है आपके पास में कितना, 6। ओके, तो ये आ गया 3, 21 में से बन जाएगा कितना आएगा 20, और ये आपका बाहर लिखा हुआ है 6। तो आप देखेंगे 3 प्लस 26 का कितना होता है 120, 120 में 3 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 123। राइट, अब अगर आप इस तरीके से कर देंगे 3 6 9 9 6 15 15 6 21 21 6 27, टाइम लग जाएगा भाई। सीरीज को याद कर लीजिए, कौन सी सीरीज है आपकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। कैसे देखना होता है, समांतर श्रेणी में सार्वांतर जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। अगर ऐसा चेक करने पर आप देखते हैं सारी की सारी वैल्यू सेम आ रही हैं, तो आप बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका इनिशियल टर्म, n क्या है द नंबर ऑफ टर्म्स दैट यू हैव टू फाइंड, ओके, एंड द d इज कॉमन डिफरेंस। राइट, सो होप सो आपको आज का मैं ये आपसे क्या करता हूं, शायद ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके शायद 10 आउट ऑफ 10 आए होंगे अधिकतर स्टूडेंट्स के, और जिनके 9 और 8 क्वेश्चंस भी जा रहे हैं। लगातार आप एप्टीट्यूड सीरीज को देते रहिए और आप अपना 100% करते रहिए। जहां पर भी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, सो प्लीज मेक योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स ऑन द यूट्यूब वीडियो। एंड द मोस्ट ऑफ जानते हैं, अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सोनाकिया मैथ क्लासेस, एंड ऑल्सो वॉच एंड शेयर माय वीडियोस एज यू कैन टू सपोर्ट माय जर्नी। थैंक यू।